अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इजरायली फौज की सफाकियत की इंतहा। गजा के मुसलमानों पर 14वें रोज भी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है और शोहदा की तादाद तकरीबन 3700 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 1500 मासूम फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। और इजरायली वज़ीर दिफा ने ज़मीनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इस वक्त दुनिया जो है वो तकसीम नज़र आ रही है इस पूरे मामले पर। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस वक्त काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से उनका रब्ता जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से भी हुआ और साथ ही साथ खुद अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी मुतालबा कर रही है कि जंग बंदी की जाए, फौरी तौर पर इस वहशियाना बमबारी के सिलसिले को रोका जाए और गजा में जो है एक दिया जाए वहाँ के लोगों की इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। जबकि दूसरी तरफ जो बाइडन अमरीकी सदर ने इस गजा को और हमास को और साथ ही साथ मिला दिया है रूस के हवाले से यूक्रेन को। उनका ये कहना है कि हमास और रूस यानी पुतिन जो है, सदर पुतिन, वो दोनों ये वो लोग हैं जो कि अपने हमसाई जमहूरियतों के लिए ख़तरा हैं। इस वक्त हालात क्या हैं, किस तरीके से एक्सपर्ट्स इन चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, सैयद मोहम्मद अली, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या लास्ट जब आपसे हमने प्रोग्राम में बात हुई थी उसी दिन जो है ये कार्रवाई हुई थी जो हमास ने अटैक किया था, तब से अब तक दुनिया ने सोचा था कि हालात इतने संगीन हो जाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मुख्तसरन इसके 4 पहलू को हम देख लेते हैं। सबसे जो तकलीफदेह पहलू है वो आप जानते हैं कि जो इंसानी सूरत हाल है वहाँ पे गजा के अंदर फ़लस्तीनियों की वो तो रोज़ अबतर से अबतर होती जा रही है। आपने खुद बताया तकरीबन 37 से 3800 शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें से बेशतर लोग जो हैं वो औरतें और बच्चे हैं। तो ये तो एक हकीकत है कि आलमी इदारे, आलमी कवानीन और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन इसराइल की जुल्म बर्बरियत को रोकने में यकसर तौर पे नाकाम नजर आते हैं। ये तो एक हकीकत का पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो सिफारतकारी भी चल रही है मुस्लिम दुनिया में या आलमी ताकतों के हवाले से, उसमें आपको 2 यानी कि स्कूल ऑफ थॉट नजर आते हैं। मुस्लिम दुनिया या अरब दुनिया जो है वो तशवीश का इजहार कर रही है, इसराइल को कंडेम कर रही है, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनमें ये सलाहियत नज़र नहीं आती कि वो बाज़ाब्ता तौर पे एक एटमी ताकत यानी कि इसराइल जो कि वाहिद एटमी ताकत है मशरिक़ वस्ता में, उसके खिलाफ कोई जारहाना रवायती अंदाज में कार्रवाई कर सके। अलबत्ता जो मगरबी ताकतें हैं वो आपको खुल के नज़र आ रहा है कि उनके वो जंग रोकने की बात भी तो दूर की बात है, वो तो ये भी नहीं कह रहे कि आप सिविलियन और मिलिटेंट में तफरीक करें अपनी टारगेटिंग में, या सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, या कम से कम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अलाउ करें कि लोगों तक अद्वियात, खुराक और पानी पहुंच सके। बल्कि वो ये कह रहे हैं अमेरिका और बरतानिया कि जनाब $100 मिलियन हम कमिट करते हैं ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए, जबकि उससे 100 गुना ज़्यादा, उससे 1000 गुना ज़्यादा $100 बिलियन हम इसराइल और यूक्रेन को देंगे जंगों के लिए। तो आपको उनकी तरजीहात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है और इस वक्त मैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग जंग बंदी की कोई कोशिश हकीकत पसंदाना अंदाज में उसकी कामयाबी की मतलब को नहीं रखता हूँ। मोहम्मद अली साहब, लेकिन सूरत-ए-हाल इंतहाई फिर संगीन है, तो ये मामला आगे कहाँ तक जाएगा? क्योंकि इजराइल की जो पेशकदमी है वो तो बढ़ती चली जा रही है। ये कहीं ना कहीं तो इस मामले के, इस मसले को रुकना है। जी बिल्कुल। देखें, जिस तरह मैंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में बिल्कुल तशवीशनाक है और मजीद तशवीशनाक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिफारती कोशिशें आपको बिल्कुल नाकाम नजर आती हैं। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भी बहुत थोड़ा और ना होने के बराबर है। अब हम आते हैं हकीकत की तरफ, वो तकलीफदेह हकायक जो हैं, जंग के क्या डायनामिक्स हैं और आगे कहाँ तक चलेगी। देखिए, इसराइल के जंग के मकासद जो हैं वो फलस्तीनियों को इंसान नहीं समझते हैं, उनकी नस्ल कुशी है और नंबर 1 उनके। लेकिन मसला सर यहाँ पे मगरिब भी नहीं समझ रहा ना, उनको इंसान तो मगरिब भी नहीं समझ रहा। जो तहजीब याफ्ता, जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, वो भी नहीं समझ रहे। जी हाँ बिल्कुल, ये और उसका सबूत है
और इस जंग को इसराइल एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहता है कि जो 78 साल से उसकी पॉलिसी रही है उसी को वो आगे बढ़ाए कि मजीद लाखों फलस्तीनियों को अपने घरों से दरबदर किया जाए, उनको पुश करके मिस्र के अंदर धकेल दिया जाए, गजा की पट्टी के ऊपर भी बमबारी करके मुकम्मल इस पे काबिज भी हो जाया जाए और हमास का खात्मा कर दिया जाए। ये इसके जंग के ऑब्जेक्टिव हैं। और लेकिन सर मिस्र भी तो अपनी सरहदें नहीं खोल रहा ना, मिस्र भी अपनी सरहदें नहीं खोल रहा। जी वो इसी एहतमाल और खदशे की वजह से नहीं खोल रहा कि अगर उसने सरहदें खोल दी तो लाखों फलस्तीनी जो हैं उनके यहाँ आ जाएंगे और उनको वापस जाने का कोई इसराइल बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। उसकी बुनियादी वजह ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अमेरिका और बरतानिया ये कह रहे हैं कि हम जंग को विक्ट्री में बदलना चाहते हैं, मतलब इसराइल की विक्ट्री चाहते हैं, वो जंग को बंद नहीं करना चाहते। और इसराइल के नजदीक विक्ट्री का मतलब जो है गाजा पे कब्जा है और हमास का मुकम्मल खात्मा है, और उसमें कितनी हजारों जानें जाया होती हैं इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। आपने इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बताए, हमास के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो अब्राहम अकॉर्ड था, जिस तरीके से मुस्लिम ब्लॉक्स जो है वो जा रहे थे रूस के जो करीब हो रहे थे इजराइल के, बिलखुसूस सऊदी अरब, और जो एक रिएक्शन फिर सऊदी अरब की तरफ से आया, उसने बग़ैर बिना किसी देर के अपना पलड़ा जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में रखा। तो अब ये मुझे बताइए कि हमास के जो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और वो किस हद तक फिर अचीव हुए? बहुत अहम सवाल है। देखिए उनके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। 2 ऑब्जेक्टिव इमीडिएटली वो ऑलरेडी इंतहाई बड़ी खून की कुर्बानियां दे के हासिल कर चुके हैं। एक ऑब्जेक्टिव जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मसला फ़लस्तीन जो कि यूक्रेन वॉर के बाद दब गया था, अब दोबारा आलमी अमन और सलामती के एक बड़े मसले के तौर पर दोबारा उभर गया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया, अब्राहम अकॉर्ड, I2U2 और जनरली जो अरब रियासतों के साथ इसराइल की नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था, वो अब टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म के लिए मुलतवी हो गया है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। मुस्लिम उम्मा का जो गम गुस्सा है उसको ओवरलुक करके तो वो ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकते। ये 2 अचीवमेंट्स हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताऊं, चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका बरतानिया हो, और चाहे उसकी मुताहरिब कुव्वतें हों, हमास या उनके जो हमदर्दी रखने वाले और तंजीमें हैं, उनकी तवक्को ये है कि ये जंग लंबी चलेगी, तवील चलेगी, और अगर इसराइल की अफवाज दाखिल होती हैं गजा के अंदर, लैंड अटैक करती हैं, तो आप ये तवक्को करेंगे कि हुतीस जो कि यमन में मौजूद हैं, जिन्होंने कल भी 3 क्रूज मिसाइल लॉन्च किए थे यमन से, और उसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि कल रात को अमेरिकी अड्डों के ऊपर इराक और शाम में भी हमले होना शुरू हो गए हैं। बल्कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा ने अपने शहरियों को हुक्म दिया है कि वो फिल फॉर लबनान और मशरिक वुस्ता से निकल जाएं। इसका मतलब है कि उनको ये यकीन है कि ये जंग फैलेगी और हमें अपने शहरियों की जानों को बचाना है, लेकिन इसराइल के जंगी मकासद के हुसूल के लिए वो मुकम्मल तौर पे उसके साथ खड़े हुए हैं। ओके, और जाते सर ऐसे में ईरान का जो रोल है वो कितना अहम है? क्योंकि जो बड़ी मायूसी है इस्लामिक ब्लॉक्स की तरफ से इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों को, लेकिन ईरान की तरफ से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए मैं मुख्तसरन ये बताता हूँ कि वो ममालिक और तंजीमें जिनकी सपोर्ट हमास को हासिल है, जिसके बगैर हमास इतना बड़ा ऑपरेशन कर ही नहीं सकती, मैं समझता हूं उसमें सिर्फ ईरान नहीं है, शाम भी है, लबनान है, यमन है। ये ममालिक इनडायरेक्टली, देखिए चूंकि इसराइल एटमी ताकत है इस खित्ते की, तो डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर कोई मुल्क के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये तंजीमें जो हैं एक एसिमेट्रिकल वॉर, एक गैर रवायती जंग लड़ेंगी। अगर इसराइल की अफवाज जो हैं गजा की पट्टी के अंदर लैंड अटैक करती हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो इसराइल ने भी अपनी जितनी एम्बेसियां मुस्लिम ममालिक में थी उनसे अपना स्टाफ निकाल लिया है, क्योंकि उनको ये यकीन है कि उनकी एम्बेसियों पे अटैक होगा। तो बात यह है कि ये जंग का दायरा जो है अब इस खित्ते में फैलेगा, लेकिन ये रियासतों की जंग नहीं होगी,
ये तंजीमों और मुताहरिब ग्रोहों की जंग होगी जो कि तवील अरसे तक चलेगी और वो फौरन उसका रिजल्ट ये जंग जो है एक तवील अरसे तक जाएगी और दुनिया इसकी लपेट में आने का। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और मशरिक़ वस्ता की इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जो कि इस वक्त टोटली फोकस किए है डॉलर की मूवमेंट। और ये मैं डिस्कस करूंगा एक ब्रेक के बाद अली खिजर असलम, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बिजनेस रिकॉर्डर के, उनसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। और जैसा कि हम सब जानते हैं इस वक्त सिविल और अस्करी क़यादत जो है कमर बस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। और ऐसे में जो सबसे पहली चीज़ हुई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, जो गवर्नेंस के हवाले से काम किए गए, वो पाकिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग, डॉलर्स की होर्डर्स और जो होर्डिंग कर रहे थे उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि एक महीने में डॉलर जो है वो 11% से ज़ायद गिरा, 30 रुपए डॉलर गिरा। या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी रुपया जो है वो तकरीबन 11% से ज़ायद जो है वो तगड़ा हुआ है। और ऐसे में ये खबरें भी आई कि हालिया दिनों में पाकिस्तानी रुपये जो है या पाकिस्तानी करेंसी जो है वो दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसीज में उसका शुमार हुआ। लेकिन ये एक एक दिन एक एक रुपये जो डॉलर गिर रहा है, इसमें एक कुछ सिस्टमिक रिस्क भी पैदा हो गया। इस हवाले से लास्ट वीक अली खिजर असलम, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, उन्होंने बड़ा जामे और तफसीली एक आर्टिकल भी लिखा था। मैं उसी तनाजुर में बात करना चाहूँगा। अली खिजर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली। सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़ाहिर है कि इस वक्त मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करेंगी, लेकिन ये मार्केट फोर्सेस जो है, स्पेशली अगर बात करें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के हवाले से, तो आपकी क्या रीडिंग है? जो आपने कहा कि ये एक एक रुपये जो एक एक दिन में डॉलर गिर रहा है, इससे एक सिस्टमिक रिस्क पैदा हो रहा है, क्या है ये? जी जी, बिल्कुल आप इमरान आप दोस्त फरमा रहे हैं कि चूँकि वो जिस तरह क्रैकडाउन हुआ तो उससे पहले आपको याद है ओपन मार्केट में 330 पे था और इंटरबैंक में 307 का हाई टच किया था। तो वो ओपन मार्केट जब एकदम गिरा तो उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स और इंटरबैंक के प्लेयर्स उन्हें लगा कि करेंसी पे अब इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो 180 से 300 रुपये पे 1.5 साल में गई थी, उतनी डेप्रिसिएशन की कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं समझ आती थी। अगर हम कोई भी मॉडल देखें इन्फ्लेशन डिफरेंशियल या किसी भी तो उससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि करेंसी की डेप्रिसिएशन ओवरशूट कर गई थी। तो उसको ओवरशूट कर गई थी और वो चूंकि IMF की कंडीशन थी 1.5% की और इंटरबैंक और ओपन मार्केट का गैप वहाँ वाले का काम हो रहा था, तो उस पर फर्क था। तो उन्होंने जो भी उस पर होर्डिंग और उसका जो हवाले की मार्केट को डंडा चलाया, तो उससे इंटरबैंक के अंदर एक सेंटिमेंट बेहतर हो गया। इंटरबैंक में फिर वो रेट नीचे आता रहा, तो चूंकि रेट जब नीचे आ रहा था तो एक्सपोर्टर जो थे वो फॉरवर्ड में, यानी कि वो नवंबर का दिसंबर का एक्सपोर्ट का माल मार्केट में आके आज ही बेच दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पर रुकिएगा। देखिए, एक्सपोर्टर जो है वो चाहता है, एक्सपोर्टर के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर अगर ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट बेहतर होगा। अब चूंकि मार्केट गिर रही है तो उसने अपने फॉरवर्ड में जाके बुकिंग शुरू कर दी डॉलर की कि मजीद अगर गिरे तो कम से कम उसका जो लॉस है, जो शरह तबादला का या एक्सचेंज लॉस है, वो उसको ना हो। तो उसने वहां पे फॉरवर्ड बुकिंग शुरू कर दी और बड़े भारी पैमाने के ऊपर शुरू हुई। राइट जी बिल्कुल। 300 रुपए से जब गिरना शुरू हुआ, समझ ले 305 से, तो जो 275 के करीब 277 तक छताया था ये, तो उस वक्त तक जो है एक्सपोर्टर ने वो मुख्तलिफ रेट के ऊपर फॉरवर्ड बुक कर दिया। अब किसी ने 290 पे फॉरवर्ड बुक किया है कि नवंबर के एंड में मैं 290 मुझे मिल जाएगा, मार्केट रेट कुछ भी हो। तो उसमें जब फॉरवर्ड ज़्यादा होने लग गया तो फिर ये डर आया कि कई लोगों ने जो है फॉरवर्ड जो है अपनी एक्सपोर्ट से ज़्यादा बुक ना कर लिया हो। मसलन एक टेक्सटाइल वाले की एक्सपोर्ट है $200 मिलियन, तो उसको 6 महीने तक का फॉरवर्ड जो है $100 मिलियन का मिलना चाहिए। साल की 200 मिलियन है, तो 100 मिलियन का मतलब ये है कि उसमें से एक बैंक उसको आराम से 50 मिलियन दे देगा लोन। अब वो 4 बैंक से 50 मिलियन फॉरवर्ड बुक कर लेता है, तो 200 मिलियन फॉरवर्ड 100 मिलियन पे बुक कर लेता है। अच्छा, तो इसके ऊपर कोई चेक नहीं होता कि कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो फॉरवर्ड बुक किसी एक बैंक से, उसकी क्या लिमिट है, ये आपस में डाटा शेयर नहीं करते बैंक्स वगैरह? नहीं, ये रजिस्ट्री नहीं है, डेटा शेयर नहीं होती। हर बैंक जो होता है वो एक अपना उसकी रिलेशनशिप देखता है और उस एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट देखता है, उसके हिसाब देता है। लेकिन चूंकि ये रिस्क हुआ तो हमने इस पे लिखा भी और बैंकिंग के लोग भी इस पे बात कर रहे थे, तो स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा एक काम किया कि उन्होंने
बैंक के बैक ऑफिस से वो एक्सपोर्टर के फॉरवर्ड का डेटा मंगवाया और उसको चेक करने लगे। तो अगर कोई रिस्क डेवलप हो रहा होगा तो स्टेट बैंक उस पर बड़े अच्छे वक्त पे जाग गया और स्टेट बैंक ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ओके, अच्छा एक और चीज, एक और, क्योंकि सवाल जो है मैं चाह रहा हूं कि साथ साथ ही पे तो लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, शॉर्ट सेल भी हो सकता है। अब शॉर्ट सेल इस तरह है ना कि आप देखें ना, आपने एक्सपोर्ट आगे बेच दिया, फॉरवर्ड कर दिया, अगर आपकी रियलाइजेशन आनी है तो फिर तो वो कवर्ड है, फिर तो ठीक है। लेकिन कवर्ड नहीं है तो आप डॉलर शॉर्ट कर रहे हैं, इन एसेंस नेकेड शॉर्ट हो जाएगा। बहरहाल वो उसका रिस्क अब उसको देखना स्टेटमेंट ने शुरू कर दिया। अच्छा, अब आगे की सूरत हाल जो है, चूंकि ये आर्टिकल लास्ट वीक चला था तो उसके बाद कुछ असरात आए हैं कि करेंसी 2 दिन 3 दिन वापस आई और फिर ये स्टेबल हो गई है तकरीबन 278 280 के दरमियान, यानी 275 280 के दरमियान अभी फिलहाल ये स्टेबल एक 2-4 दिन से हुई है। तो उसमें ये है कि अब उन्होंने एक्सपोर्टर जो है वो चूंकि एक दिन करेंसी जब मूव की थी तो एक्सपोर्टर अब उस तरह से फॉरवर्ड नहीं बेच रहा। इस वक्त एक्सपोर्टर मार्केट में कम हो गया और इंपोर्टर थोड़ा सा आ रहा है और इंपोर्ट जो है वो भी, क्योंकि जब पीछे जा रही थी तो इंपोर्टर भी रुक रहा था कि यार मुझे 5 रुपए और सस्ता मिल जाए। थोड़ा सा इसको आसान करें सर, इसको थोड़ा सा आसान करें आवाम के लिए कि इंपोर्टर तो के कम से कम डॉलर की वैल्यू जितनी गिर सकती है गिरे, ताकि वो अगर डॉलर खरीदे अपनी इंपोर्ट पेमेंट के लिए तो उसको वारे में आए। लेकिन अब थोड़ा सा अगर रिवर्स होता है तो फिर वहां पे इंपोर्टर भी चाहेगा जल्दी जल्दी से अपने बुक करे, यही। हाँ जी, जैसे 290 के ऊपर था तो इंपोर्टर जो था वो अपने डॉक्यूमेंट को डिले कर रहा था कि 285 आ जाए, 280 आ जाए, तो हर लेवल पे उसे लालच था कि भी 5 रुपए से और मिल जाएंगे। तो अब इंपोर्टर को लग रहा है कि वो वापस थोड़ा हो रहा है तो इंपोर्टर भी डॉक्यूमेंट क्लियर कर रहा है। तो अब देखते हैं मार्केट में आगे जाके प्रेशर कितना आता है। अभी तक तो मार्केट ठीक चल रही है, आगे प्रेशर ना आए तो ये मार्केट कुछ स्टेबल हो सकती है इन्हीं रेट्स के ऊपर। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हवाला मार्केट पे खुली हुई है थोड़ी सी दिनों से, और उसमें परसों 300 का रेट 3 था। चूंकि इस वक्त जो होता है सोना जो होता है वो बहुत आपके मुल्क में जो आता है वो सारा हवाला के थ्रू आता है, उनका बड़ा प्रेशर है। फिर और तरह की फिर चीज़ें जब वो उसके साथ में जब हवाला खोल देते हैं तो हर तरह का हवाला होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में नहीं, ये चाहिए कि सोने की मार्केट भी जो है इंटरबैंक के अंदर लाएं। और इसके अलावा जैसे सेकंड हैंड कार्स आप इंपोर्ट करते हैं तो वो आप वो गिफ्ट स्कीम या वो पर्सनल बैगेज में लाते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो इंपोर्टर जो वो जहाँ पे मंगवाता है ट्रेड करने के लिए और वो आगे भेज देता है, तो इसको कमर्शियल इंपोर्टर को अलाउ करते हैं और उसको इंटरबैंक से पेमेंट करें। तो इस तरह की जो लूपहोल आपने खुद क्रिएट किए हुए हैं कि वो मार्केट है, आपने भाई स्मार्टफोन, अगर आपकी गाड़ी आनी है, आपने गाड़ी पे ड्यूटी लगाई हुई है जबरदस्त किस्म की, अब उस ड्यूटी के अंदर जो गाड़ी मंगवाता है वो मंगवा रहा है तो मंगवा रहा है, उतनी मंगवा रहा है। अगर साल की 20-25 गाड़ियां 1000 गाड़ियां आ रही हैं तो 20-25 हज़ार ही आएंगी। अगर अच्छे वक्तों में 50,000 आती थी, जो 2 लाख होती थी आज लोकल, और आज लोकल लाख है तो ये 20-25 हज़ार आ रही है, तो ठीक है, इसको कमर्शियल इंपोर्टर को अलाउ करते हैं। भाई जो ज्वेलरी अब लोगों ने शादियां करनी है, उन्होंने ज्वेलरी बनानी है, उनको सोना चाहिए, किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी सेविंग कन्वर्ट करनी है, उसको लगता है कि सोना जो है वो सेफ है, उसको सोना चाहिए, असल से अब तक सोना चलता रहेगा, तो भाई उसको लीगलाइज करेंगे। आप खामखा रास्ते खोले हुए हैं, ये रास्ते खत्म करें, फॉरेन ट्रांजिट के उसको खत्म करें। फिर आपने अली ये भी बताइएगा, IMF ने जो एक इंटरबैंक के दरमियान स्प्रेड जो है वो उन्होंने कहा IMF के तकरीबन 1.25% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, जो कि इस वक्त तकरीबन $5 बनता है। बट एट प्रेजेंट ये तो मेरे ख्याल से अभी तो शायद ₹1 से भी कम है, काफ़ी कम है, पैसों में आ गया है। जी अब तो ठीक है ना, वो 1.5 आपने बिल्कुल कहा, ₹5 के करीब आजकल बनता है, उसकी तो अब कोई मसला ही नहीं है ना। वो तो जब 330 पे चला गया तो उस वक्त उन्हें परेशानी थी, वो तो क्रैकडाउन ने उसको ठीक कर दिया। आप इस क्रैकडाउन को रखें तो ये चीज़ तो ठीक रहेगी। सो एज लॉन्ग एज आप इस क्रैकडाउन को कायम रखें, एज लॉन्ग एज आप स्मगलिंग और होर्डिंग के जो ऊपर काम को ख़त्म रखें, एज लॉन्ग एज जो ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने दो मिसालें दी गोल्ड की, यूज़ की, उस तरह के और भी कुछ सेक्टर्स हैं, उन ट्रांजैक्शन को या और भी इंपोर्ट्स है जो लेजिटिमेट इंपोर्ट है उस पर जो ड्यूटी दे के आ रहा है वो करें, तो उनको राइट सेक्टर में करें। फिर ओवरऑल अपना ड्यूटी स्ट्रक्चर कम करें। तो व्हाट अबाउट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो रीर है वो इस वक्त क्या पोजीशन कह रही है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपकी करेंसी जो है वो ओवर हीटेड है, क्या है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, क्या है पाकिस्तानी रुपए इस वक्त। देखिए जी, इस वक्त स्टेट बैंक का जो रियर का नंबर आया है सितंबर का वो 92 के ऊपर आया, बट सितंबर की एवरेज फर्क थी, अक्टूबर में ठीक ठाक एप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, तो वो नीचे जाएगा। ब्लूमबर्ग का एक इंडेक्स है, वो ब्लूमबर्ग का इंडेक्स वो JP मॉर्गन का एक इंडेक्स है जो ब्लूमबर्ग पब्लिश करता है, वो JP मॉर्गन का इंडेक्स जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल है
वो 102 103 बता रहे हैं, कुछ और लोग एक प्राइवेट इंडेक्स अपना चलाते हैं वो 98 बता रहे हैं, तो सब में लाइक 90 यानी मिक्स है इस वक्त ओवर। आप समझ लें कि इस इन जो लेवल्स है ना 270 280 पे रियर जो है वो 100 के आसपास है, तो दैट्स दीज आर फाइन रेट्स इफ यू सी द रियर। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली खिज़र असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और जो अच्छी बात है वो ये कि इनके रिसर्च आर्टिकल जो है इनको बहुत गौर से देखा जाता है। सेंट्रल बैंक पॉलिसी मेकर जो हमारी समझ लें कि रेगुलेटर हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं, और जिन लूप होल्स की सिस्टम के अंदर बात की गई या जिस सिस्टमिक रिस्क की बात की गई उसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक। और बिलाखिर अब पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। गो के हतमी तारीख अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कल 21 अक्टूबर की एक तारीख दी थी मियां नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, और 4 साल बाद वतन वापसी की उन्होंने तारीख दी थी, और कल वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनके साथ तकरीबन 152 मुसाफिर भी होंगे, और दुबई में इस वक्त बड़ी एक गहमा गहमी है, और उससे कहीं ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो लाहौर में है, क्योंकि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा होगा। फिर उसके बाद 24 तारीख को वो अदालत के सामने अपने केसेस के हवाले से पेश होंगे। इस वक्त दुबई में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट अली फुरकान। अली, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त कैसा माहौल देखा जा रहा है दुबई में? जी शुक्रिया इमरान। यकीनी तौर पे यहाँ दुबई में उस किस्म की गहमा तो नहीं है जैसी पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी आमतौर पे देखी जाती है और इस किस्म के मौक़ों को लेके, लेकिन तमाम तर नज़रें यकीनी तौर पे इस वक्त दुबई में हैं, और दुबई ही हमारी सियासत का मरकज़ जो है वो रहा है। दुबई और लंदन माजी में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो मौक़े हैं वो इन दो शहरों में हमारी सियासत के हवाले से तय होते रहे हैं, और एक दफ़ा फिर से ये दुबई मरकज़ बना हुआ है। चूँकि नवाज शरीफ यहाँ से हफ्ते की सुबह रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए अपनी 4 साला जलावतनी को तर्क करते हुए। अच्छा, उनके साथ कितने लोग आ रहे हैं उनके साथ, और कौन कौन? ये चार्टर्ड जहाज है, और ये फ्लाई दुबई की परवाज़ है जो जिसकी कुल जो है वो कैपेसिटी तकरीबन 150 के करीब जो है उसमें अंदर नशिस्तें हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं, मियां नवाज शरीफ ने अपनी तमाम जो क़यादत है पाकिस्तान में उनको यहाँ आने से मना कर दिया। तो ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके ओवरसीज़ के कारकुनान और उनके रहनुमा हैं, और उसके अलावा कुछ सहाफ़ी हैं जो कि लंदन से उनके हमरा चले थे, कुछ सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मिला के तकरीबन 150 के करीब लोग होंगे जो कल कल कितने बजे उनकी रवानगी है, और पाकिस्तान कब तक लैंड करेंगे? इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने यहाँ से 8:30 बजे सुबह में चलना था, लेकिन अभी कुछ तब्दीली की गई है और 9:30 बजे अब नया वक्त जो है वो तय किया गया है। और अभी तक जो बताया जा रहा है वो यही है कि यहाँ से परवाज़ जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगी, और वहाँ 2 घंटे करीब उसका क़याम जो है वो होगा, जिसके बाद ये लाहौर पहुँचेगी। चूँकि जलसा जो है वो शाम के वक्त में है, तो यकीनी तौर पे अगर यहाँ से परवाज़ होती है तो वो वहाँ पे नवाज शरीफ वक्त से पहले, शाम से पहले नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, दुबई से हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे लाहौर की, जहाँ हमारे पाकिस्तान में कल जो है ये जलसा होना है, वहाँ क्या तैयारियाँ जारी हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख इस वक्त मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान जलसागाह में। किस तरह के इस वक्त मनाजिर देखे जा रहे हैं, तैयारियाँ क्या हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा इस वक्त लाहौर कैसा लग रहा है जनाब? जी, इस वक्त लाहौर जो है वो अगर मीनार पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर रात होने के बावजूद जो है वो दिन का समय है। पूरा जो मीनार पाकिस्तान है उसके इर्द गिर्द जो है वो बड़ी लाइटें लगा दी हैं और जगमगा रहा है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह, सैफुल मुल्क खोकर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और जो कारकुनान जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और कभी कभी जो है वो डीजे सिस्टम भी चलाया जा रहा है, और रात को जो है वो यहाँ पर कवाली नाइट का भी अहतमाम किया गया है। और
मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है कि कहा जा रहा है कि आज रात जो है वो चांद रात है और यहाँ पर जो है कुर्सियाँ बहुत बड़ी तादाद में लगा दी गई हैं। उनको गिनना तो अब जाहिर है मुश्किल है, लेकिन जो इंतजामिया है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 40,000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 40,000 होंगी या इससे कम होंगी या ज़्यादा होंगी, लेकिन जो माहौल है यहाँ पर वो एक बहुत बड़े जलसे का माहौल बना दिया गया। और कुछ हमारे पास जो इतलात हैं, कुछ हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है उनकी तरफ से ये एफर्ट की गई है कि 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो जलसा गाह में मौजूद हों जब जो है नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर आकर ख़िताब करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है वो काफ़िले चल पड़े हैं, कराची से, सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से और जो KPK से जो है वो निकलना है, बलूचिस्तान ऐसे में ये बताइए कि हिफाजती इक़दाम के हवाले से भी ज़रा बताइएगा, सिक्योरिटी के हवाले से। जी, हिफाजती इंतजाम भी जो है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। जो कंटेनर बनाया गया है VVIP जिस पर नवाज शरीफ ने खिताब करना है, वहाँ पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कि सीनियर और अहम रहनुमा है वो, और उनके पास भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कार्ड होगा VVIP के लिए। उसके अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बल्कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो है वो आज यानी कल के शो को जो है वो बड़ा शो समझ रही है और उसके लिए उन्होंने जो है वो मीडिया के लिए भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कार्ड बनाए हैं और उनको कहा गया है कि जो लोग कार्ड वाले होंगे उनको ही सिर्फ जो है वो मीडिया कंटेनर पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि मीडिया भी जो है वो पूरे पाकिस्तान से, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसने भी यहाँ पर आना है। इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये गुजारिश की गई थी कि आप जो है वो उतने ही लोगों को जो है सिर्फ जो है कंटेनर पर पहुँचाएँ मीडिया के, जितने लोग जो है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ताहम जो इनक्लोजर है जहाँ पर मर्द और ख़वातीन हैं उनको जो है वो जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो वहाँ पर ओपनली जा सकते हैं। और जो मीडिया के लिए जो एक बाज़ाब्ता तौर पर DSNGs है वो अलहदा से लगा दी गई है, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त की गई है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और नून लीग कल एक अलामती होगा पावर शो और एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है वो अपने कायद का करेगी। देखें क्या सूरत हाल बनती है और फिर आगे चल के नवाज शरीफ साहब जो कि आके उनको अदालतों को भी फेस करना है और उसके बाद इलेक्शन जो है, क्योंकि इलेक्शन के लिए वो आ रहे हैं और इलेक्शन का माहौल जो है वो क्या बनता है ये आगे आने वाला वक्त जो है वो तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इस तमाम तर ये जो फेस्टिविटी है इस वक्त लाहौर में, कल अपने शो में इसको हम खुसूसी तौर पर कवर करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।